हेलो एवरीवन, वेलकम टू भजनाल सर्विसेज। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज़ फाइनेंशियल, जो इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंस 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या? पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस एंड कॉरपोरेट फाइनेंस। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम समझेंगे, जैसे सेविंग्स, डेट, इंश्योरेंस एंड इट्स कैटेगरीज। नंबर 4, इन्वेस्टिंग। हम अपने वीडियो की सीरीज में यही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। Let's start with the topic the first of a topic called savings. Savings मतलब क्या है? दूसरी भाषा में इसको कहा जाता है बचत, जो कि बहुत फेमस है और हम सबको पता है। बचत मतलब सबको पता होता है। एग्जाम्पल, कोई भी आदमी कोई भी काम करके पैसा कमाता है, इधर वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ पे पर वर्क में आता है। अब सवाल आता है कि वो उस इनकम से कितना खर्च करता है एंड कितना बचाता है। जितना वो बचा पाता है आफ्टर एक्सपेंसेस, वो मनी को हम सेविंग्स बोलते हैं। वही मनी जो आफ्टर एक्सपेंसेस किसी आदमी के पास रह जाता है उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। आई होप कि सबको समझ आया होगा सेविंग्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक्स है सेविंग्स के ऊपर। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड डेट। इसका मतलब उधारी। डेट का मतलब उधारी। वो चाहे आप बैंक से लो या किसी और से, इसको दूसरी भाषा में लोन कहा जाता है। इसका यूज़ हमें अपने एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज के लिए करते हैं। अगर डेट को ना समझा जाए तो वो डिसएडवांटेज का फॉर्म में काम करेगी। डेट के बारे में और जानते हैं। डेट की अपनी कंडीशन होती है। इसका बहुत सारा फॉर्म होता है। जैसे डेट बहुत किस्म में डिफाइन होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, स्टूडेंट लोन डेट, मॉर्गेज लोन डेट, टैक्स डेट। अब एक एक करके बारीकी में जानेंगे कि एक एक डेट का मतलब क्या होता है। पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड डेट लोन। क्रेडिट कार्ड डेट लोन मतलब EMIs, कार लोन्स, बाइक लोन्स, मोबाइल फ़ोन लोन्स। दिस आर ऑल कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट लोन्स। ये सामान खरीदने पे जो भी लोन लगता है आपको, उसको क्रेडिट कार्ड लोन बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स स्टूडेंट लोन। स्टडिंग कॉलेज और परस्यूइंग इन ऑर्डर टू परस्यू एनी काइंड ऑफ डिग्री। कोई भी आप डिग्री कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएट से, स्कूल में कई बार तो परस्यू करना चाहते, या फिर आप कॉलेज का डिग्री अचीव करना चाहते, वहाँ पर जो आपको लोन लेना पड़ता है, वो लोन को हम लोग स्टूडेंट लोन बोलते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली नोन एज स्टूडेंट लोन डेट। नेक्स्ट कम्स मॉर्गेज लोन डेट। मॉर्गेज लोन डेट मतलब वो लोन या फिर वो डेट, वो उधारी जो हम हाउस खरीदते वक्त लेते हैं, घर खरीदते वक्त, अपना घर खरीदते वक्त, अपना फ्लैट खरीदते वक्त, कुछ भी बड़ा प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट अपना खरीदते वक्त लेते हैं, तो उसको हम लोग मॉर्गेज लोन कहते हैं। नेक्स्ट कम्स टैक्स डेट। कोई भी ट्रांजैक्शन में एक्टिव होता है टैक्स डेट। टैक्स डेट मतलब हम कुछ भी खरीदते हैं, या तो इंडिया के अंदर या तो इंडिया से बाहर, या फिर स्टेट के अंदर स्टेट से बाहर, एक होता है टैक्सेस डेट। तो टैक्स का जो उधारी होता है, ये उधारी देना पड़ता है, जो कि आता है ट्रांजैक्शन के चलते, मतलब कुछ खरीदने या फिर बेचने पर। उस डेट को हम लोग बोलते हैं टैक्स डेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हर एक टाइप की डेट की। हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे हर एक टॉपिक के बारे में इन डीप डिटेल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का डेफिनेशन चलिए समझते हैं। इट इज़ द assurance against any uncertain damage in future.
अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा गया है। इसका मतलब इंश्योरेंस हम सबको फ्यूचर में आने वाली क्रिटिकल कंडीशन या फिर खतरा से बचा सकती है। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है आपको? इंश्योरेंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो इंस्टेंटली नहीं मिलती। जब उसका ज़रूरत होती है उसको पहले से प्लान करके लेना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं कि कितने टाइप्स के इंश्योरेंसेस होते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि हम लोग जैसे इंश्योरेंस की बात करते हैं तभी हमें LIC का याद आता है साइकोलॉजिकली, और हमने मैक्सिमम फैमिलीज में सब ने LIC किया हुआ रहता है, क्योंकि हमें किसी और इंश्योरेंस के बारे में याद नहीं है या फिर हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के इंश्योरेंसेस होते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ इंश्योरेंस जिसको हम लोग सब पहचानते हैं उसको बोलते हैं एंडाउरमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट कम्स मेडिकल पॉलिसी। नंबर 3 टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नंबर 4 व्हीकल पॉलिसी। नंबर 5 लोन रिपेमेंट पॉलिसी। चलिए बारीकी से एक एक इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, एक एक पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं कि एक एक पॉलिसीज़ आपको क्या कहना चाहती है। नंबर 1 एंडोर्मेंट पॉलिसी। वो पॉलिसी है जब हम एक समय तक एक एजेंट को पैसा देते हैं मंथली या फिर एनुअली सिस्टम में, एंड वो रिटर्न कर देता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग जानेंगे कभी और फ्यूचर में कि इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और इन्फ्लेशंस के बारे में डिफरेंसेस। अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी इज नोन एज द मेडिकल पॉलिसी, जिसको हम सब हेल्थ इंश्योरेंस के नाम में जानते हैं। इसकी बहुत वैरायटी होती है, जैसे फैमिली कवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 2 पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 3 सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्सेस एडवांटेजेस से कैसे ला सकती है, या फिर जो भी डिसएडवांटेजेस है आपका टैक्स पेमेंट का उसको बचा सकती है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बढ़िया या फिर ना लेना कैसे होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस है जो सबको पता नहीं होती है, बट दिस इज़ अ मस्ट बाय इंश्योरेंस फॉर एवरीवन एज सुन एज पॉसिबल। ये सबसे इमरजेंट इंश्योरेंस होता है और दूसरी किसी भी इंश्योरेंस से। अगर कोई आदमी, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई आदमी अपने फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर है, ब्रेड अर्नर मतलब कि वो अपने घर में सिर्फ खुद ही अकेला कमाता है पैसा, अगर उसका कभी देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके घर को एटलीस्ट नियर अबाउट 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक का इंश्योरेंस पैकेज मिलते हैं, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस किया हुआ रहता है तो। या फिर उसका प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने देर और कितने का कवरेज लिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन इज इनकम टैक्सेस फाइल्स एंड एवरीथिंग। तो टर्म इंश्योरेंस में सबको एंडोर्मेंट जैसी मैच्योरिटी नहीं मिलती। ये एंडोर्मेंट पॉलिसी जैसी नहीं होती है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा। ये इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं होती है। बट माई फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इट इज़ द बैक कवर ऑफ एवरी फैमिली। ये मेरी तरफ से मस्ट बाय इंश्योरेंस है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है व्हीकल पॉलिसी इंश्योरेंस। इसका मतलब जब हम कोई भी बाइक, कार या ऑटोमोबाइल मशीन बाय करते हैं तो हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है अगेंस्ट फ्यूचर डैमेज। अगेन हमें पता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो इंस्टेंटली नहीं मिलती है, फ्यूचर के डैमेज के अकॉर्डिंगली हम लोग को लेना पड़ता है। तो व्हीकल कोई भी पॉलिसी होता है उसका बहुत डिफरेंट इंश्योरेंसेस होता है, तो वो हर अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में उसको जानना पड़ता है एंड देन उसको कवर अप किया जाता है। अगर व्हीकल इंश्योरेंस वो ठीक ठाक से ले तो कोई भी एक्सीडेंट या फिर व्हीकल का डैमेज के ऊपर उसको रिटर्न्स मिलती है।
नेक्स्ट कम्स द लोन रिपेमेंट पॉलिसी। अगर कोई इंसान अपने घर खरीदने के लिए लोन लेता है तो उसके साथ अगर वो लोन रिपेमेंट पॉलिसी भी कर लेता है तो उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलती है। अब अगर कोई भी इंसान हो जो अपनी फैमिली की ब्रेड अर्नर हो, सोल ब्रेड अर्नर मतलब जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अपने फैमिली में खुद ही पैसे कमाता हो, वो घर का पूरा जिम्मेदारी लेता है और लेते लेते सपोज भगवान करे कि ना हो, फिर भी अगर उसका डेथ हो जाए तो वो घर बैंक का हो जाता है, क्योंकि वो घर के ऊपर हुक्म बैंक का होता है। अगर वो उस आदमी ने ये इंश्योरेंस किया हुआ रहता है बैंक का EMIs के साथ, मॉर्टेज का EMIs के साथ, तो अगर उसके बाद वो मर जाता है, डेथ भी हो जाता है उस आदमी का, फिर भी वो घर इंश्योरेंस बैंक को फुल पेमेंट करते हैं एंड देन वो जो बैंक है घर अपना फैमिली से नहीं ले पाते। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? अच्छा, लोन रिप्लेसमेंट पॉलिसी किया हुआ है तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने घर लिया हुआ है और वो भी EMIs में, घर या फिर फ्लैट कुछ भी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टिंग। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा, नॉलेज मिला कि नहीं मिला, आपका नॉलेज अपग्रेड हुआ कि नहीं, ये प्लीज़ बोल दीजिएगा।